Continuation of this practice is striking at the very root of Indian democracy, which will be resisted and opposed by us. Other issue is about the farmers. 104 days, hundreds of farmers have died. Sometimes in politics and in the political discourse, it's important to remind how those bills were passed in violation of the Constitution, parliamentary. Opposition was not allowed to speak. The demand for a division and the vote was not allowed. We had suggested then to the government that they should allow the opposition demand and accept it, to refer the bill to a standing committee. Had that been accepted, had the legislative scrutiny taken place, the country would not have seen the suffering of the farmers and the agitation. About the farmers' agitation, we have Shri Dipinder Hooda with us, who has been a 3-time Lok Sabha member and now Rajya Sabha from that state. Surely because it's the people of Punjab, Haryana and Western UP who for the last 104 days have been agitating and sitting here. They can explain better. We also have Akhilesh ji with us, who was a Minister of State in UPA 1 in agriculture. I would only say that it's still some time is left for whatever is the remaining days of the budget session before it concludes. The government must change the attitude and the country must hear their representatives, who are elected representatives, representing the opposition parties, to raise issues so that the people can be reassured that Indian democracy is functioning and the people's issues are being agitated in the right forum. Thank you. थैंक यू आनंद शर्मा जी. मैं 2 मिनट के लिए श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी, जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रहे हैं एग्रीकल्चर के, बात रखेंगे. उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा जी, जो हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं, वो अपनी बात रखेंगे. आदरणीय नेता प्रतिपक्ष और डिप्टी लीडर आनंद शर्मा जी ने विस्तार से जो कुछ पिछले 3 दिन में राज्यसभा लोकसभा में हुआ है उसकी चर्चा की है. मैं केवल इतना ही ऐड करना चाहता हूं. मैं बिहार से आता हूं और मैं जहां से लोकसभा में काम करता था, चंपारण का इलाका, उस इलाके में जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है नेपाल से सटा हुआ, नेपाल में कीमत अभी भी 25 से 30 रुपए प्रति लीटर भारत से कम है. मैं एक श्राद्ध क्रम में गया हुआ था और देखा कि बड़ी संख्या में नौजवान वहाँ से पेट्रोल और डीजल भर भर के इस तरफ ला रहे हैं. मैं जब उन लोगों से पूछा तो बोला कि काम करने को तो कुछ है नहीं सर बिहार में, तो इससे कम से कम 2-4 हज़ार रुपया बच जाता है. दिन भर हम लोग ये काम उधर से इधर ला के करते हैं. सरकार को जांच करनी चाहिए इस पे कि आज क्या स्थिति है. अगर अंतर्राष्ट्रीय प्राइस उस समय यूपीए के ज़माने में $109 प्रति बैरल था और आज 65 आ गया है नीचे, तो उसके बावजूद, और यही मोदी जी और बीजेपी के साथी लोग कहा करते थे कि 70 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल कैसे बिक सकता है इस देश में, और वो आज 100 रुपये पहुँच गया. डीजल की कीमत 80 रुपये पहुँच गई. गरीबों के थाल से दाल और सब्जी गायब है. ये तो संवेदनहीनता का पराकाष्ठा है कि वेलफेयर स्टेट के परिकल्पना पर कोई संविधान और शासन चलाने वाला देश इस पर चर्चा कराने को तैयार नहीं. 3 दिन से लगातार आवाज़ उठ रही है प्रतिपक्ष की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन उसकी अनसुनी कर दी गई. और जहाँ तक किसानों के बिल का सवाल है, ज़्यादा दीपेंद्र हुड्डा जी हम लोगों के सहयोगी हैं, वो बताएंगे. उनका नाम लिख के एक किसान ने आत्महत्या किया है और 300 से ज़्यादा किसान आत्महत्या किया.
फिर भी मोदी जी में संवेदना नहीं जगी। और केवल यही नहीं, पूरे देश में किसानों के समर्थन में किसान खड़े हैं। भले ही दिल्ली वो नहीं आ पा रहे हों, लेकिन जहां हैं, और जब तक ये तीनों काला कानून वापस नहीं होगा, किसान आंदोलन रुकने वाला नहीं है। और ये जो 5 राज्य में चुनाव हो रहा है, उसमें भी मोदी जी को निश्चित रूप से पता चलेगा कि उनका लोकप्रियता का ग्राफ, जिसका वो दावा करते हैं, वो कितना नीचे गया है। बहुत धन्यवाद।